इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ IKD यानी इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज़ एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद में, और मेरे साथ हैं यहाँ के बहुत ही मशहूर यशस्वी ऐसे डॉक्टर जिनके कारण 6000 परिवारों में खुशियाँ आईं, बच्चों की किलकारी गूंजी और आज वो सभी परिवार एक बहुत ही सुंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किरण चाहे सूर्य की हो चाहे आशा की, जीवन में उल्लास बढ़ती है। तो ऐसी खुशी बांटने वाले गायनोकोलॉजिस्ट HOD और 30 इयर्स के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज वाले डॉक्टर विनीत मिश्रा, जो कि इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं, आज हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये जो IVF टेक्नोलॉजी आई है, जो निसंतान दंपतियों के जीवन में खुशी भर रही है, बाझपन से जूझ रहे लोगों को राहत दे रही है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या इतिहास है, तो इसी मुद्दे पे आज हम लोग बात कर रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, IVF आजकल बहुत चर्चा में है, इसका क्या इतिहास है? IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और उसके बाद में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जो क्या कहते हैं बाझपने का एक अक्सर इलाज है। और मधु जी, मैं 99 में IVF की फेलोशिप के लिए पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी UPMC यानी यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग मेडिकल स्कूल, वहाँ जब गया 21 वर्ष पहले। जी, तो वहाँ के लोग मुझे देख के बड़ा हंसते थे कि एक डॉक्टर साहब आए हैं, तब मैं एसोसिएट प्रोफेसर था जी, तो कि एक प्रोफेसर साहब आए हैं जो उस देश से आए हैं जिसकी आबादी करीब उस टाइम 80 करोड़ थी, और ये IVF सीखने आए हैं। तो मैंने कहा देखो, मैंने एक लेक्चर लिया वहाँ पे डिपार्टमेंट में जी। मैंने कहा वाई IVF जो है वो हिंदुस्तान के लिए क्यों ज़रूरी है जी। मैंने कहा हमारे यहाँ पे एक कल्चर होता है कि अगर बांझपना है तो उसका ठिकरा हमेशा स्त्री पर ही फोड़ा जाता है। जी हाँ। और स्त्री ही जिम्मेदार होती है जी। और जो स्त्री ने शादी की तो उसको उसके यहाँ पे बच्चा होना ये कल्चरली नॉन निगोशिएबल है जी। मतलब उसको वो किसी तरह से भी, ये समाज चाहे पैसा है या गरीब समाज है, वो उसको मानस में रख के उसके साथ समाधान नहीं कर पाता है। तो हमारे यहाँ पे हमारे कल्चर में मधु जी बच्चा होना ज़रूरी है ना? हाँ जी। इसलिए, और ये जो अपना समाज है इसमें अगर स्त्री को बच्चा नहीं होता है, भले पुरुष कारण हो, तो स्त्री को निकाल दिया जाता है। पुरुष नई शादी कर लेता है, वहाँ भी बच्चा नहीं होता है तो दूसरी को निकाल देता है। और जब समझ में आता है कि भाई पुरुष कारण है, तब क्या कहते हैं, तब तक काफ़ी देर हो गई होती है जी। यहाँ पे ये है कि जितनी स्त्री हैं इस देश में जी, सारी क्या कहते हैं इतनी शिष्टाचार वाली हैं, इतनी सभ्य हैं कि अगर पुरुष भी उसका कारण है तो भी वो एक्सेप्ट कर लेती हैं कि भाई मैं ही कारण हूँ, कि मैं ही कारण हूँ। और अब जब क्या कहते हैं पढ़ाई लिखाई का स्तर एकदम बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तब जब पता चलता है कि कारण क्या है, तो वो लोग सारे IVF के द्वारा आके वो अपने ट्रीटमेंट लेते हैं और सफलता मिलती है और खुशहाली का जीवन उन लोगों का व्यतीत होता है। तो डॉक्टर साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि आपने 21 वर्ष पहले इसका ये प्रशिक्षण लिया जी, पिट्सबर्ग जाके, तो क्या ये IVF
तब से ही लोकप्रिय हो गया या इसको समय लगा, इसकी यात्रा है, जर्नी है कोई? अपने यहाँ पे दो सेक्टर हैं, एक प्राइवेट सेक्टर है और एक यूनिवर्सिटी का गवर्नमेंट बेस्ड सेक्टर है। जी हाँ। तो जो भी चीज़, जो भी विद्या प्राइवेट में आई उसका विस्तृत तो नहीं होता है, उसका फैलावा नहीं होता है, क्योंकि प्राइवेट में आई हुई विद्या कला है ना, कोई बांटना नहीं चाहता है, इसलिए बहुत कम लोग उसको सीख पाते हैं। जी हाँ, और जी हाँ। जब मैं गया उस टाइम ये था कि आईवीएफ कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही हिंदुस्तान में था। अच्छा। हाँ, वो किसी को सिखाते नहीं थे, उसमें बड़े बड़े नाम हैं, वो मैं नहीं लेना चाहता हूँ, वो मेरे गुरु हैं, ताकि सारा हर तरह का बेनिफिट उनको ही मिले, उन्हीं को मिले। जी। तो हम उस टाइम हमारे जो गुरुदेव फाउंडर, जो फाउंडर हैं इंस्टीट्यूट के, उन्होंने कहा कि तुम जाओ, ये सीख के आओ और फिर इतने लोगों को सिखा दो कि जो कॉस्ट है, जो प्राइवेट की कॉस्ट है वो कम हो जाए और यूनिवर्सिटी में आ जाए तो फ्री में होने लगे, तो हर स्तर के लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो मैं पिट्सबर्ग गया, पिट्सबर्ग एक्सेप्ट किया मुझे फेलोशिप के लिए, और वहाँ से सीख के जब आया तब अभी तक में मधु जी, हमारे यहाँ से 2500 से ज़्यादा डॉक्टर्स, 2500 से? हाँ, गायनेकोलॉजिस्ट ये विद्या सीख के गए हैं और हिंदुस्तान के हर एक कोने में हैं। और मुझे तो ये लगता है कि वो 2500 लोग आज भी मुझे गुरु मानते हैं और मुझे उसी तरह से हिंदुस्तान की जो अपनी पुरानी परंपरा है उस हिसाब से मुझे ट्रीट करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में ट्रीट करते हैं। जी। और डॉक्टर साहब, ये विधि है क्या? अच्छा, ये इसमें क्या होता है कि स्त्री के अंदर अंडा बनता है, एग बनता है, और पुरुष के शुक्राणु होते हैं। जी। अच्छा, अब स्त्री का जो अंडा बनता है वो ओवरीज में बनता है। मानो कोई खराबी स्त्री में हुई है, जिसके लिए ट्यूब बंद हो गई है, या गर्भाशय में कोई खराबी है जिसके लिए अंडा बाहर नहीं आ पाता है, फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, या पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी है, हाँ जी, या तो नहीं है शुक्राणु जो बाहर नहीं आ रहे हैं, बन रहे हैं पर बाहर नहीं आ रहे हैं। ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है कि बन रहे हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कहते हैं, जिसमें कुछ इन्फेक्शन के लिए वो टेस्टिकल्स में बनते तो हैं पर बाहर नहीं आ पाते हैं, रास्ता बंद हो जाता है। अच्छा। तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि स्त्री को डाउन रेगुलेट करते हैं, फिर बाहर से हार्मोनल इंजेक्शन देते हैं और खूब सारे अंडे बनते हैं। फोर्स करते हैं एक तरह से आपकी, हाँ, वो बाहर निकले। को फोर्स करते हैं ज़्यादा अंडे बनाने के लिए। अच्छा। और फिर वो अंडों को अल्ट्रासाउंड लेडी को लगाते हैं? लेडी को लगाते हैं हार्मोनल इंजेक्शन। अच्छा। तो वो लगा के हम लोग क्या कहते हैं, वो अंडों को बाहर निकालते हैं और पुरुष के अंदर जो शुक्राणु है वो बाहर लेते हैं, दोनों को फलित करते हैं और फिर हम लोग बाहर इंक्यूबेटर में उसको 2 दिन से लेके 5 दिन तक डेवलप करते हैं। 5 दिन का डेवलपमेंट ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है और 5वें या 6ठे दिन वो वापस गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, वो उसमें चिपक जाता है और फिर वो प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह आगे बढ़ता है। जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसका सक्सेस रेट 50% से ऊपर होता है जी। और जो सेकेंड डे से थर्ड डे या थर्ड डे तक का होता है उसका सक्सेस रेट अराउंड 40 to 45% होता है। 100% का भी कोई हिसाब नहीं आया? कुदरत है, अगर 100% आ जाएगा तो इस धरती पे अपनी 130 करोड़ की जनता सडनली क्या कहते हैं 5 साल में इतनी हो जाएगी कि धरती माता को तकलीफ होगी। डॉक्टर साहब, कितने बांझपन के केस कितने %? है देखिए, बांझपन के केस जो समाज में हैं वो करीब 10% हैं। अच्छा, 10%? बहुत बड़ा है, आंकड़ा बहुत बड़ा है। अच्छा। हाँ, और वो जो है वो आंकड़े इतना बड़ा है अपने उसके लिए कि अगर भाई 10% जनता इससे पीड़ित है तो वो मानसिक रोग से पीड़ित हो जाती है अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। मधु जी, अभी भी प्राइवेट में जो कॉस्ट है वो अनअफोर्डेबल है। अच्छा। हमारे यहाँ पे जो है, हम लोग गुजरात में जो लोग BPL हैं
या जो लोग LIG हैं, लो इनकम ग्रुप वाले हैं, उनको हम लोग ये ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट देते अदरवाइज हैं। अदरवाइज प्राइवेट में वो 2-2.5-3 लाख रुपए प्रति साइकिल होता है। यूजुअली 3 से 4 साइकिल करो तो वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है। नो एश्योरेंस कि पहले में कोई होगा या assurance दूसरे में नहीं। होगा, हाँ, वो नहीं या बिल्कुल होता। ही नहीं होगा। नहीं होगा, इसीलिए कम लोग इसका क्या कहते हैं लाभ ले पाते हैं। और हम लोगों ने एक वो किया था कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे ये शुरू होना चाहिए। तो हमारे यहाँ सर्वप्रथम इंडिया में ये गवर्नमेंट के अंदर शुरू हुआ, फिर अब हम लोगों ने जाके राजस्थान में ट्रेनिंग दी, अच्छा। इवन आंध्रा में दी। ओके। तो सब करके अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी ये शुरू हो गया सो है। यू आर पायनियर। हाँ, हम लोग ये गवर्नमेंट सेक्टर के वी आर दी पायोनियर्स। और ऐसा है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल फंडिंग लेके हम लोगों की जो लैब है वो सबसे आधुनिक लैब है मधु जी। यहाँ पर यहाँ पे जो है ओके। जैसे हम लोगों के यहाँ पे एम्ब्रियोस्कोप है। जब एम्ब्रियोस्कोप नया नया अमेरिका में आया था तब नॉन गवर्नमेंटल फाइनेंस से हम लोग एम्ब्रियोस्कोप लेके आए। जी। और हम लोगों के पास सीमेन एनालिसिस के लिए जी। एक कासा करके है, इंस्ट्रूमेंट है जिसको कंप्यूटराइज्ड असिस्टेड सीमेन एनालाइजर कहते हैं। जी। हम लोगों के पास करीब 40 के आसपास इंक्यूबेटर्स हैं। वो किस काम में आते हैं? वो बेसिकली जो अंडा और शुक्राणु मिला के फलित करके अच्छा। अपने उसमें रखते हैं और उस किसी एनवायरनमेंट टेम्परेचर पे? हाँ, टेम्परेचर एनवायरनमेंट में वो रहता है। तो वो 2 से 5 दिन तक उसको अंदर रखते हैं। वो मेन इंस्ट्रूमेंट है। 40 है आपके पास? हाँ, हम लोगों के पास 40 है। काफ़ी अच्छी संख्या है। हाँ, मतलब इतनी बड़ी संख्या हम मिलेगी नहीं कहीं। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास मिलेगी ही नहीं। जी। और हम लोग बेस्ट पार्ट है कि हम लोग डेस्टिट्यूट्स जो गरीब हैं उनको फ्री करते हैं, और जो पैसा खर्च करके आते हैं उन लोगों को भी 40-50 हज़ार रुपये में अच्छा। हम लोग साइकिल पर कर सर्किल। देते हैं। यानी टेंटेटिवली कितने सर्किल की ज़रूरत पड़ती है? अगर आप सक्सेस रेट देखें तो 3 से 4 साइकिल अगर वो करवाता है तो उसको क्या कहते हैं 100% प्रेगनेंसी रह जाती है। यानी 1-2 मानो लाख कि रुपए पहले- करीबन? नहीं, 1-2 लाख की भी ज़रूरत नहीं होती है। पहली साइकिल में खूब सारे अंडे निकले, फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो बने, और उन एम्ब्रियो को 3 एम्ब्रियो को या 2 एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं, बाकी को हम लोग फ्रीज़ करके उसको रख देते हैं। और जब तक प्रेग्नेंट नहीं होता है तो उसको थॉ करते हैं, मतलब वो फ्रोज़न एम्ब्रियो जो होता है जो -179 180 डिग्री पे होता है उसको बाहर निकाल के हम लोग उसको वापस थॉ करते हैं। और वो थॉ जो साइकिल होती है वो सिर्फ 5,000 रुपये में होती है। अच्छा। और जो गरीब पेशेंट है उसको वो भी फ्री हो जाती है। डॉक्टर साहब, आजकल कई यंग स्टार्स और स्पोर्ट्स पर्सन और ये सब अपने एग्स फ्रीज करा रहे हैं। ये कब जी। तक, मतलब कितने दिन तक फ्रीज रखा जा सकता जी, है? अभी जो नई टेक्नोलॉजी हुई है जिसको एग फ्रीजिंग कहते हैं, एग विट्रिफिकेशन कहते हैं, वो उसमें जो स्टार हैं जो या कैरियर ओरिएंटेड फीमेल्स हैं या कपल हैं, जी। वो उनको वही दवा दे के उनके एग्स बना के बाहर निकाल के उनको विट्रीफाई कर देते हैं। एक नई टेक्नोलॉजी आई है विट्रीफिकेशन की, ताकि जब ज़रूरत हो तब इस्तेमाल कर लें। फिर उसको फ्रीज करके रख देते हैं। और फ्रीज करके तो आजीवन रख सकते हैं। अच्छा। हाँ, आजीवन रख सकते हैं। फिर जब वो चाहें, जिस एज पे चाहें, उसको क्या कहते हैं, जिसके साथ शादी हुई है उसके शुक्राणु को लेके अपने उसमें से एम्ब्रियो बनाएं। या तो वो लेडी खुद अपने गर्भाशय में रख लेती है, या तो वो सरोगेट यानी किराए वाला गर्भाशय ले आती है। जी, जी। और सरोगेट के अंदर रख के उसको प्रेगनेंसी होती है और उसको अपने जेनेटिक बच्चा मिलता है। डॉक्टर साहब, 2 मेरे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि क्या इसमें कोई मिस्टेक होने का चांस रहता है कि भाई पता लगा कि किसी का किसी में मिक्स हो गया, नाम बदल गया, एक मतलब ह्यूमन एरर जिसको कहते हैं? अब ऐसा एक हिस्सा अमेरिका में हुआ था। जी। 2 कपल थे, एक निग्रो था एक वाइट था। अब उसमें गलती से बदल गया, जी। है ना, बदल गया। तो जो वाइट था उसके यहाँ निग्रो बच्चा पैदा हो गया, निग्रो के यहाँ वाइट बच्चा पैदा हो गया। तो वो बहुत चर्चित केस था, उसमें डॉक्टरों को जेल हुई, सब कुछ हुआ, बड़ा जुर्माना लगा। पर
मधु जी, अब टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो बदल जाना असंभव है। अच्छा। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिसका शुक्राणु है, जिसके अंडे हैं, उसको आप इस तरह से टैग करते हैं, इस चीज़ में रखते हैं कि वो किसी के साथ बदल जाने, अनलेस वो जानबूझ के बदले, डॉक्टर या टेक्नीशियन जानबूझ के बदले तो ही हो सकता है। बाकी मिस्टेक होने के नहीं, बहुत ऑलमोस्ट 0% है, 0% चांस है। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए कि ये जो अंडे हैं किसी स्त्री में कितनी उम्र तक बनते हैं? जी, जब महावारी शुरू होती है, यानी मेनार्की कहते हैं, जो 11 से 14 साल के बीच में शुरू होती है। जैसे महावारी शुरू हुई, मतलब उसका अंडा बनना शुरू हो गया। जी। अब 2 अंडकोश होते हैं, ओवरीज होती हैं, उसमें भगवान ने एक लिमिटेड नंबर रखा है, मतलब 400 का रखा हुआ है। हर एक ओवरी में 400 प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं जो अच्छा, अंडे 2 जगह बनते हैं? हाँ, राइट और लेफ्ट अंडकोश होता है, ओवरी होती है, और उनमें 400 होते हैं। जब क्या कहते हैं मेनोपॉज आता है, तभी अंडे ख़त्म हो जाते हैं, तो महावारी बंद हो जाती है और मेनोपॉज शुरू हो जाता है। तो भगवान ने एक ऐसा बनाया है कि कुछ उम्र के बाद ये अंडे ख़त्म हो जाने चाहिए, तो स्त्री अपना मेनोपॉज में जाए। मानो कि स्त्री को मेनोपॉज नहीं हो तो स्त्री तो 70-80 साल पे ही बच्चा पैदा कर लेगी। पर आपने तो बताया कि 65 तक में आपने इंस्टॉल किया है। हम लोगों को अब क्या है कि कुछ सरोगेट्स ऐसी होती हैं, मतलब हमारे यहाँ पे जो पेशेंट आता है, वो पेशेंट सरोगेट अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो उसकी मदर सरोगेट बन जाती है। जी। तो हमारे यहाँ पे रॉकीटेंस नाम की एक डिसीज़ होती है, जिसमें गर्भाशय नहीं होता है और योनि मार्ग नहीं होता है, तो हम लोग उसका योनि मार्ग बनाते हैं। जी। और अब तो गर्भाशय ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अच्छा, गर्भाशय ट्रांसप्लांट होता है? हाँ, गर्भाशय कहाँ ट्रांसप्लांट से आएगा? किसी और का? मतलब या तो कैडेवर का आ जाएगा, या तो उसकी माँ दे देगी, जो अच्छा। क्या कहते हैं, अब उसको ज़रूरत जो नहीं एक है। वो एक पार्ट है जो आके फिक्स हो जाएगा। फिक्स हो जाएगा। जी। तो जो सरोगेट हम लोगों के होते हैं, वो यूजुअली माँ है, सास है, वो बनती हैं। जी। पर अब जो बीच में काफ़ी निंदा हुई थी हिंदुस्तान के अंदर IVF सेंटर्स की, जी। वो अपना 70-75 वाली को प्रेग्नेंट कर देते हैं, और प्रेग्नेंट होने के बाद जब बच्चा भी 5 साल का नहीं हो पाता है, तब तक वो माँ बाप उसके मर जाते हैं। तो अनएथिकल होता है। जी। इसीलिए अब नियम बन रहे हैं, हिंदुस्तान में नियम कानून बन रहा है, इतने साल के बाद प्रेगनेंसी नहीं रख सकते हैं आप। कुछ एथिक्स नए एथिक्स हैं, उन सब का स्टडी हो रहा है। जैसे आपको सरोगसी का बहुत चर्चित चीज़ जो हुई थी, उससे नियम सारे बने, सारी चीज़ें बनी कि प्रदेश के सरोगसी आप नहीं रख सकते हैं। वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे रेगुलेट बाकी लोगों में भी हो रही हैं, बाकी सिस्टम में भी हो रही है। डॉक्टर साहब, ये जो सरोगेसी है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? इस IVF के साइड अच्छा, इफ़ेक्ट्स? IVF के साइड इफेक्ट, देखिए IVF का सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि कुछ मात्रा में महिलाओं को कैंसर होने का डर होता है। अच्छा। वो नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा होता है, पर इतना नहीं होता है कि IVF कराने वालों को डरना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि बार बार IVF करा लो, सारे अंडे आप खर्च कर डालो, तो प्री मैच्योर मेनोपॉज होता है। मतलब अब हम लोग देखते हैं 35-40 साल में वो मेनोपॉजल हो जाती है, किसी ने 8-10 पीरियड बार, खत्म हो जाता है उनका? मतलब उसके अंडे ही ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा। ये खास करके अपने देश में जो डोनर होते हैं, जो अंडे को डोनेट करते हैं, डोनेट भी करते हैं? हाँ, ऐसा वर्ग है, अभी वो लीगली भी है कि मतलब अगर आपको कोई जाट चाहिए, से लंबी हाइट, गोरा रंग, हाँ, उसका कोई वो खास भी तरह है। की रेस चाहिए, ये मतलब? वो भी स्त्रियां आती हैं, वो भी एग डोनर होती हैं, पर अब रेगुलेशन काफ़ी टाइट हो गया है। ऐसी स्त्री जो डोनर्स होती हैं, वो पैसे लेके अपने एग्स डोनेट करती हैं, जो खूबसूरत होती हैं। खूबसूरत की भी बात नहीं है। हाँ। नॉर्मल पॉपुलेशन पैसे के लिए करती हैं। अच्छा, मतलब इसमें वो नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है कि भाई ऐसी व्यक्तित्व का हमें बच्चा चाहिए, ऐसा भी खूबसूरत है, हो, हाइट हो, रंग हो? इसीलिए लोग अभी परदेश के भी सरोगेट ले आते हैं। अच्छा। जिसमें दिल्ली में तो एक ऐसा पूरा वो मिला था कि जिसमें
जिसमें रशियन और यूरोपियन फीमेल्स को ला के और उनके एग डोनेट होते थे। जी। तो ऐसा है, इन लोगों में जो रेगुलर डोनर्स हैं, इन लोगों में मेनोपॉज जल्दी आ जाता है, जल्दी आ, बट दे चार्ज, बट दे आर बीइंग पेड। कुछ है आपको अंदाजा कि क्या लेते होंगे पैसे? देखो हमारे यहाँ तो मधु जी, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेमी गवर्नमेंट ऑटोनॉमस है, तो हम लोग इस तरह के लोगों को एंटरटेन नहीं करते हैं। जी। रिलेटिव्स ही बनते हैं सरोगेट। पर जो लोग बाहर से होते हैं, ये लोग करीब लाख रुपए के आसपास एग डोनेशन का लेते हैं। और मतलब कितने एग होते होंगे इसमें? 10-12? 10-12 एक बार के निकल एक जाते साइकिल हैं। के। मतलब उन्होंने इसको एक तरह से बिजनेस बना लिया। बना लिया है। पर उनके शरीर पे बहुत बड़ा नुकसान होता है, वो जल्दी मेनोपॉजल हो जाते हैं। वैसे डॉक्टर साहब ये भी एक पॉइंट है कि कई महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि क्या यार इतनी दिक्कत का काम है, ये ख़त्म ही हो जाए। तब तक उन्हें ये नहीं मालूम पड़ता कि मेनोपॉज ख़त्म होने से शरीर पे कितना दुष्प्रभाव पड़ता है। है ना डॉक्टर साहब? ये वाला एंगल थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बतलाइए। आप जो स्त्री है वो अगर मेंस्ट्रुएशन को या माहवारी को एक रोग की तरह समझती है तो वो गलत चीज़ है। देखो स्त्री को जो माहवारी है वो हर बार अंडा निकलता है। प्रकृति कहती है कि भाई प्रेगनेंसी रह जाए, प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो माहवारी आ जाती है। अब ये माहवारी जो है, आजकल की जो महिलाएं हैं, जो जॉब वाली हैं या हाई टेक हैं या हाई फ्लाइंग महिलाएं हैं, उनके लिए ये जो 5-6 दिन का हर महीने का जो पीरियड वाला है, उनके लिए काफ़ी कष्टदायक होता है। तो ये चाहती हैं कि भाई पीरियड बंद क्यों नहीं हो जाता है। और 50-55 साल के आसपास जब पीरियड बंद हो जाता है और मेनोपॉज हो जाती हैं, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि जब तक पीरियड आता था तब तक वो पुरुष से रोग प्रतिकारक शक्ति महिला की पुरुष से कई गुना ज़्यादा होती थी। जी। उनको हार्ट अटैक नहीं आता था, उनको ब्रेन स्ट्रोक नहीं होता था। जी। वो ज़्यादा एफिशिएंट होती थी। जी। पर एक बार जब माहवारी बंद हो जाती है, मेनोपॉज हो जाता है, तब वो है ना उसी एज के पुरुष के बराबर हो जाती हैं। तब उनमें जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो पुरुष के समानता हो जाती है या कम हो जाती है। वो ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाती हैं। तब वो ये सोचती हैं कि जब पीरियड आता था तब ज़्यादा मज़ा था, तब ज़्यादा शरीर अच्छा रहता था। जी। तो इस तरह की बात है मधु जी। शरीर मतलब उनका कुछ डिके हो जाता है? डिके नहीं होता है। उनकी जो पावर है वो कुछ कम हो जाती है, फिजिकल पावर। बंद होने का कारण है कुछ अंदर हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। जी। जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन ओवरीज में से निकलता है वो बंद हो जाता है। जो शरीर के ब्रेन से एक FSH LH नाम का हार्मोन जो पिट्यूटरी से निकलता है वो कम हो जाता है या बंद हो जाता है या कम हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है। तो ये सारे जो हार्मोनल चेंजेस जो मेनोपॉज को होते हैं वो अपने आप में कई सारी चीज़ें लेके आते हैं। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, थोड़ा बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। ये सारी चीज़ें मेनोपॉज के साथ साथ स्त्री के अंदर आती हैं। डॉक्टर साहब एक लास्ट क्वेश्चन कि जैसे मेनोपॉज हो जाता है महिलाओं को, तो उससे उनकी सेक्स लाइफ ख़त्म हो जाती है या इट कैन रिमेन? मेनोपॉज के अंदर खास करके जो इंडियन सिनेरियो है, मेनोपॉज को लेके बहुत सारी चीज़ें स्त्री डॉक्टर के पास नहीं आती है। मतलब एक भ्रांति है ना कि मेनोपॉज हो गया मतलब सब खत्म हो गया। वो महिलाओं का जीवन मधु जी कि मेनोपॉज हुआ तो सबसे पहले अपनी माँ को जाके पूछती है, अपनी जेठानी को पूछती है। वो बोलती है बेटा देख मेरे को भी मेनोपॉज हो गया। सास को पूछती है मेरे को भी मेनोपॉज हो गया। अब उसके मेनोपॉज होते ही बहुत सारी चीज़ें जो क्या कहते हैं नॉन साइंटिफिक हैं वो महिलाएं उसको ग्रैप्स कर लेती हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो सेक्सुअल डिस्फंक्शन की होती है। जो महिलाएं वेस्टर्न वर्ल्ड में हैं उनके लिए मेनोपॉज हो या ना हो उनके सेक्सुअल लाइफ में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। वो एकदम अच्छी तरह से रहती हैं। अपने जो ओरिएंटल कल्चर है जिसके अंदर ये हो गया कि भाई 50-55 साल के हो गए
तो अब सेक्स नहीं होना चाहिए या अब सेक्स ठीक नहीं है। कुछ लोग आध्यात्म की तरफ चले जाते हैं तो वैसे ही चाहते हैं कि भाई पुरुष का साथ और सेक्स वो एक अनटचेबल चीज़ है। पर सेक्सुअल डिसफंक्शन ज़्यादातर ओरिएंटल और इंडियन वीमेन में ज़्यादा है, वेस्टर्न वीमेन के अंदर इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत हार्मोनल चेंजेस के लिए होता है, वो हार्मोनल चेंजेस के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दो तो उनकी सेक्सुअलिटी बरकरार रहती है। यानी मोटा मोटी यह है कि मेनोपॉज इसमें कोई बाधा नहीं है। बाधा नहीं है। आप चाहें तो अपना वैवाहिक जीवन और उसका सुख अच्छे से भोग सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब कुछ और आईवीएफ के बारे में बताना चाहेंगे आपकी कि क्यों लोगों को इसको एडॉप्ट करना चाहिए? आईवीएफ एक ऐसी चीज़ है जो पहले जिसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हुआ करती थी, कम लोग करते थे, अब ये हर एक जगह पे हो रहा है। आईवीएफ की अफोर्डेबल कॉस्ट है और जब भी आप चाहें, जितना जल्दी चाहें उतना जल्दी आपको आईवीएफ करा लेना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई भी डिफेक्ट हुई है या आपके डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट या जनरल प्रैक्टिशनर बताते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है तो आईवीएफ देर से नहीं करना चाहिए, जल्दी करा लेना चाहिए। क्योंकि 30 साल के नीचे जो आईवीएफ की प्रेगनेंसी रेट है, सक्सेस है, वो करीब आपको 40 से 45%, 50% तक है। वो हर 5 साल पे कम होता जाता है और 35 साल के बाद वो घट के करीब 10% हो जाता है। अपने खुद के एग्स और एम्ब्रियो, खुद के एग से इतना है। अगर आप डोनर साइड उस साइड पे जाते हैं तो ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जो रेशियो आपको 45% का है वो डोनर उस साइड में 45% का किसी भी एज में रह सकता है। और अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं तो वो भी पहले कर लें आप। पहले आप कर लें जब भी, ताकि उनकी क्वालिटी अच्छी रहे। क्वालिटी अच्छी है। जैसे जैसे आप बुढ़ा रहे हैं, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, चमड़ी में झुर्रियाँ पड़ रही हैं, उसी तरह से आपकी ओवरीज के अंदर जो आपके अंडे हैं, जैसे एज होती है तो उसको भी एजिंग प्रोसेस अफेक्ट का करता असर होता है। और कुछ डॉक्टर साहब? अब ये है हमारे यहाँ तो एक नारा है कि जिसके गर्भाशय है उसको 100% बच्चा होगा। इतनी टेक्नोलॉजी तो अभी साइंस ने विकसित कर दी है, तो लोगों को कोई भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। और अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट के आसपास अहमदाबाद से हैं या कहीं, तो हम लोगों के यहाँ पे अफोर्डेबल रेट पे तो इवन फ्री आईवीएफ हो जाता है। जी, थैंक यू। थैंक यू। मित्रों, आपने लेटेस्ट जानकारी कि कैसे आपके घर में अगर इस तरह की कोई समस्या है बांझपन की, तो इससे आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, कितने सीधे सरल शब्दों में डॉक्टर विनीत मिश्रा ने आपको बताया कि कोई भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। अफोर्डेबल है। जो मेनोपॉज होता है उससे आपके सेक्सुअल लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बहुत लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई अब क्या करें, अब तो हमें सन्यासी लेना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप अहमदाबाद और उसके आसपास हैं और कहीं भी हैं आप, अगर आप इनके यहाँ जो, क्योंकि ये तो इतने सालों से 21 वर्षों से इस सीख कर के आए थे, यानी ये पायनियर हैं, इसमें पुरोधा है इसके, तो इतने वर्षों से। और आपको पता है कि डॉक्टर्स की ट्रेनिंग लगातार होती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। जब जब नए नए रिसर्च होते हैं ये लोग सब सीख के आते हैं बाहर से, तो इनके पास लेटेस्ट चीज़ें हैं, कोई कमी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।